नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेस पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास के नोट्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक्स। तो हमारा पहला टॉपिक है, एनटीपीसी ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार को लॉन्च किया है हाल ही में। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बसें और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की हैं। इन बसों और कारों को नई दिल्ली और लेह में लॉन्च किया गया है। साथ ही अब भविष्य में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है। ये एक इको फ्रेंडली बसें हैं जो हाइड्रोजन ईंधन आधारित इनके अंदर सेल होता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन ईंधन को बिजली में बदलने के लिए रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करता है। और ईंधन सेल का मुख्य लाभ यह होता है कि उन्हें अक्सर चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली चार्ज रहते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद के लिए देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है, जिसमें ग्रीन एनर्जी से ईंधन सेल वाहन तक संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो कि पर्यावरण हितैषी होती है, पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। भारतीय मूल की मनीषा सिंह को ओईसीडी के अंदर अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मनीषा सिंह को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट यानी ओईसीडी में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त कर दिया है। मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं और मनीषा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं और वह अभी आर्थिक और व्यापारिक मामले देखती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट अर्थात ओईसीडी का जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में स्थित है, जिसके अंदर और इस संगठन में 36 देश शामिल हैं। मनीषा सिंह इससे पहले कार्यवाहक उपमंत्री आर्थिक वृद्धि, इसके अतिरिक्त ऊर्जा और पर्यावरण और विदेश विभाग के आर्थिक ब्यूरो और ऊर्जा और व्यापारिक मामलों के विभाग की उप सहायक मंत्री भी रह चुकी हैं। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने भारत की जो विकास दर है उसका अनुमान घटाकर 1.9% कर दिया। अन्य जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनके अनुमान के अनुसार ही उनके साथ साथ अब इंडिया रेटिंग्स ने भी अपने भारत के विकास की जो दर है उसे घटा दिया है। इंडिया रेटिंग्स रिसर्च ने अपने 2020-21 के भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर 1.9% कर दिया है। यानी पहले इसका अनुमान 3.6% का था, लेकिन उसे अब घटा करके 1.9% कर दिया गया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीडीपी रेट के अनुमान को भी 1.9% तक घटा दिया है, जो कि पिछले 29 वर्षों के अंदर सबसे कम वृद्धि होगी। रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि यह अनुमान इस मान्यता पर आधारित है कि आंशिक लॉकडाउन मध्य मई तक जारी रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अनुमान लगाए गए हैं। मौजूदा वैश्विक महामारी में कई रेटिंग एजेंसीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमानों को घटा दिया है, जिसके अंदर हम बात करें आईएमएफ, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि आईएमएफ ने विकास दर का अनुमान घटा करके 1.9% किया है। वहीं हाल में फिच रिपोर्ट ने जीडीपी को 1% से भी कम रहने का जो कहते हैं अनुमान जताया है। इसके अलावा हम बात करें जैसे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसने सर्वाधिक अभी तक 4% वृद्धि दर रहने का जो अनुमान जताया, और वर्ल्ड बैंक ने 1.5 से 2.8% तक की जो ग्रोथ रेट है वो रहने का अनुमान जताया है। इस प्रकार से सभी जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने, या जो वैश्विक संस्थाएं हैं, उन्होंने भारत की जो वैश्विक जो विकास दर है उसे घटा करके प्रस्तुत किया है। हाल ही में जो रोहतांग दर्रा है उसके अंदर कोविड-19 के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र हिमाचल के जो लाहौल और स्पीति जिलों को आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ने 25 अप्रैल 2020 को 3 हफ्ते पहले ही रोहतांग दर्रे को खोल दिया। यानी 3 हफ्ते बाद में खुलने वाले रोहतांग दर्रे को अभी खोल दिया गया है 25 अप्रैल को। ये अमूमन 25 अप्रैल से 3 हफ्ते यानी कि लगभग अब से 20 दिन बाद में खुलता, करीबन 15 तारीख के आसपास खोले जाने की संभावना थी, लेकिन इसे पहले खोला गया है। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में 13,058 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जो है वो हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत के
जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर विस्तृत है, यानी पीओके के अंदर भी इसके कुछ भाग स्थित हैं। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला पर बना हुआ एक पर्वतीय रास्ता है जो कि मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है और ये रास्ता कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। ध्यान देने की बात है कि देश की जो सबसे लंबी जो सुरंग है, सड़क सुरंग, उनमें से एक है अटल सुरंग, जिसे रोहतांग टनल भी कहा जाता है। वह हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला के रोहतांग दर्रे के नीचे 10,171 फुट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। यह सुरंग मनाली और लेह के बीच की दूरी जो है उसमें 46 किलोमीटर की कम करेगी, जिससे कि जो परिवहन की लागत है उसमें करोड़ों रुपए की बचत हो पाएगी। और ध्यान देने की बात है कि हिमाचल प्रदेश के जो टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनमें रोहतांग को भी शामिल किया जाता है। जून के महीने में यहाँ सर्वाधिक पर्यटक आते हैं और दिसंबर में सर्दियों के दौरान बर्फबारी के बाद इसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बर्फबारी के बाद यहाँ रास्ते आने जाने लायक नहीं रहते हैं और जून में इसे फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। तो अब हम इसको मैप में एक बार हम देख लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का जो मैप दिया गया है, ये मैप जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। इस मैप की बात करें, हम हिमाचल प्रदेश का मैप है जिसके अंदर ये जो हिस्सा है ये है रोहतांग दर्रा, जो 13,400 लगभग 13,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के जो पूर्व के अंदर चाइना है और इसके पश्चिम के अंदर पंजाब है और इसके उत्तर दिशा की ओर जम्मू कश्मीर स्थित है। जम्मू और कश्मीर इसके उत्तर दिशा के अंदर स्थित है। इसके साथ ही इसके जो पश्चिम में पंजाब और इसके जो दक्षिण भाग है जिसके अंदर उत्तर प्रदेश, इसके दक्षिण भाग में इधर उत्तर प्रदेश और हरियाणा और उत्तर प्रदेश इसके उत्तरी भाग के अंदर स्थित हैं। और इसके जो जैसे बताया अभी आपको कि इसके जो पूर्वी भाग के अंदर और दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर जो चीन और उत्तराखंड स्थित हैं। तो ये एक हिमालय के मैप की एक संक्षिप्त सी जानकारी हमने प्राप्त की। जियो मार्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज टेलीकॉम एंड जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसने टेलीकॉम एंड ब्रॉडबैंड सेक्टर में प्रवेश करने के बाद अब ऑनलाइन ग्रोसरी फूड शॉपिंग के कारोबार में भी उतरने की तैयारी कर ली है। हाल ही में फेसबुक और रिलायंस के बीच में एक बड़ी डील हुई थी जिसके तहत व्हाट्सएप और रिलायंस जियो के बीच कॉमर्शियल एग्रीमेंट को साइन किया गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने वेब पोर्टल जियो मार्ट को शुरू कर दिया है, जो कि एक फ्लिपकार्ट या अमेजन की तरह एक शॉपिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी जल्द ही जियो मार्ट ऐप के जरिए ग्रोसरी के ऑनलाइन कारोबार में प्रवेश करने वाली है। ग्रोसरी यानी कि किराना के जो सामान है उसे घर बैठे ही व्हाट्सएप से ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। जियो मार्ट पड़ोसी जो शॉप और उनके जो कंज्यूमर्स हैं यानी आसपास की दुकानों और उनके ग्राहकों को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम करेगी। और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जियो मार्ट है वो कंपनी का एक नया वेंचर है। जियो मार्ट एक प्रकार का शॉपिंग पोर्टल है जो कि आपको सभी चीज़ों की खरीदारी करने का मौका देगा। और जियो मार्ट की जो टैगलाइन है वो है देश की नई दुकान। ध्यान दीजिए, जियो मार्ट की जो टैगलाइन है वो देश की नई दुकान टैगलाइन रखा गया है, उसका नाम रखा गया टैगलाइन का। यह पहली बार हो गई जब आप किसी वेबसाइट पर जाए बिना ही अपना सामान ऑर्डर करवाएंगे। फिलहाल जियो मार्ट की जो सुविधा वो मुंबई के ठाणे, कल्याण, ठाणे और नवी मुंबई के अंदर उपलब्ध हैं। ये जो साइट जिनकी बात की, ठाणे, कल्याण और नवी मुंबई, ये फ्री होम डिलीवरी और प्री रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट और 50,000 से ज़्यादा ग्रोसरी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के लिए सुविधा प्रदान कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो जियो मार्ट के लिए जो प्री रजिस्ट्रेशन करने वाले जो उपभोक्ता हैं इसकी लॉन्चिंग के वक्त लगभग 3,000 रुपये तक की बचत कर पाएंगे। और भारत में जो जियो मार्ट का जो सीधा मुकाबला है अमेजन ग्रोफर्स और बिग बास्केट और फ्लिपकार्ट जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं, जो पहले से स्थापित प्लेटफॉर्म हैं, उनके साथ में जियो मार्ट का मुकाबला रहेगा। ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए पहले दिए गए जो नंबर हैं उन्हें सेव करना होगा, यानी इसके व्हाट्सएप जो नंबर जारी किए गए उन्हें पहले अपने फ़ोन में सेव करना होगा, उसके बाद ही वो ऑर्डर कर पाएंगे। 2019 में जो भारत है उसकी सैन्य व्यय है उसके अंदर
जो व्यय हुआ उस आधार पर वह विश्व में तीसरे स्थान पर रहा। ये सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। हाल ही में जो सिप्री ने एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार अमेरिका 2019 में 732 अरब डॉलर के साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है और ये काफ़ी समय से इसी प्रकार से सैन्य खर्च के अंदर सर्वाधिक सैन्य खर्च करते हुए प्रथम स्थान पर बना हुआ है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई दो एशियाई देश, एशिया के कोई दो लगातार जो दो देश हैं जो चीन और भारत, वो शीर्ष 3 पदों पर काबिज हैं। यानी ये पहली बार ऐसा हुआ कि एशिया से कोई दो देश इस सूची के अंदर प्रथम 3 स्थानों पर अब अपना दबदबा बनाए हुए हैं। 2019 में चीन का जो सैन्य खर्च है वो 261 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 5.1% की वृद्धि आंकी गई थी। भारत का जो सैन्य खर्च है वो 6.8% की वृद्धि के साथ में 71.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। विश्व के जो 3 शीर्ष सैन्य खर्चों के बाद में जो चौथे और 5वें नंबर पर क्रमशः रूस और सऊदी अरब आते हैं। चौथे नंबर पर रूस और सऊदी अरब 5वें नंबर पर। इस और जो शीर्ष जो 3 देश हैं सैन्य खर्च के अंदर, जो 3 देश हैं उन 3 देशों के अंदर जो कुल वैश्विक जो सैन्य खर्च है उसमें 62% की हिस्सेदारी, यानी लगभग कुल वैश्विक सैन्य खर्च का 62% खर्च भारत, अमेरिका और चाइना के द्वारा किया जाता है। 2018 की तुलना में 2019 में जो कुल सैन्य व्यय है उसमें वैश्विक कुल सैन्य व्यय है उसके अंदर 3.6% की वृद्धि हुई और 2019 में जो यह व्यय है वो 2 ट्रिलियन डॉलर था और 2008 के जो वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से यह सबसे अधिक सैन्य खर्च, यानी आर्थिक वित्तीय संकट आने के बाद में जो सैन्य खर्चों की बात करें तो सर्वाधिक सैन्य खर्च 2019 के अंदर किया गया था। अब बात करें भारत के संदर्भ में तो भारत इस रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए तनाव के कारण भारत का जो सैन्य खर्च है वो बढ़ गया था। यानी कि पाकिस्तान के साथ जो सैन्य तनाव चल रहा है इस जो कश्मीर मुद्दे को लेकर, इस वजह से सैन्य खर्च हमारा बढ़ा। 2019 में भारत ने अपनी सेना पर 71.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जो कि 2018 की तुलना में 6.8% की वृद्धि हुई, जिसके बारे में हमने अभी बात की है। और अमेरिका की बात करें, अमेरिका के संदर्भ में तो इस रिपोर्ट के मुताबिक जो अमेरिका का जो सैन्य व्यय है विश्व में सर्वाधिक है। 2019 में अमेरिका की सेना के लिए 732 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए थे, जो 2018 की तुलना में 5.3% अधिक रहा है। हाल ही में 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा दिवस मनाया गया। विश्व कार्यस्थल और स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना और वैश्विक स्तर पर दुर्घटना और जो रोग हैं उनकी रोकथाम को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर बौद्धिक नीति का महत्वपूर्ण भाग है। और इस वर्ष विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 100वीं वर्षगांठ से प्रेरित है। यानी इस हाल ही में जो 1919 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जब शुरुआत की गई थी उससे अब तक 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस जो हाल ही में जो ये मनाया गया है यह 100वीं वर्षगांठ से प्रेरित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार देशों को कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना चाहिए। अब हम ILO के बारे में बात करते हैं तो ILO मीन्स अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो एक त्रिपक्षीय संगठन है जिसके अंदर 3 पक्षों के अंदर पहला पक्ष सरकार, दूसरा रोजगार प्रदाता और तीसरा कर्मचारी, ये तीनों जो पक्ष हैं इस प्रकार से त्रिपक्षीय संगठन बनता है जो श्रम मानक निश्चित करने के लिए विचार विमर्श करते हैं। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के विशेषीकृत एजेंसी है, यानी विशेष एजेंसी है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, जो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कुल 187 सदस्य देश हैं और यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक निश्चित करता है और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य करता है।
हाल ही में जो आरबीआई है उसने 50,000 करोड़ रुपए के जो विशेष तरलता म्यूचुअल फंड्स की घोषणा की है। 27 अप्रैल 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक जो पूंजी बाजारों में तरलता का प्रवाह बढ़ा रहा है, तरलता यानी कि जो कैश का जो फ्लो है उसे बढ़ा रहा है, क्योंकि कोविड-19 ने म्यूचुअल फंड्स पर तरलता का दबाव डाल दिया है। म्यूचुअल फंड्स के लिए विशेष जो तरलता सुविधा जिसे सेल्फ एमएफ भी कहा जाता है, वह 90 दिनों के लिए रेपो ऑपरेशन का संचालन करेगी। इस योजना के तहत बैंक सोमवार और शुक्रवार के बीच किसी भी दिन अपनी बोली प्रस्तुत कर सकेंगे। साथ ही इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो यह फंड का जो उपयोग है बैंकों के द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें से पहला है ऋण की अवधि को बढ़ाने के लिए, यानी ऋण की अवधि को बढ़ाने के लिए इन तरलता जो फंड्स हैं इनका उपयोग किया जाएगा। सेकंड, इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड्स, डिवेंचर और डिपॉजिट्स के सर्टिफिकेट खरीदने के लिए, यानी इसके इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदने के लिए, इसके लिए अलावा डिवेंचर और डिपॉजिट के एक सर्टिफिकेट खरीदने के लिए भी इसका इन म्यूचुअल फंड्स का प्रयोग किया जाएगा। और एक लॉन्ग टर्म जो डिवेंचर्स हैं इसके बारे में बात करें तो डिवेंचर एक लॉन्ग टर्म प्रतिभूति है, यानी गारंटी जो कार्ड्स होते हैं जो कि परिसंपत्तियों पर सुरक्षित ब्याज दर प्रदान करती है। और तीसरा जो उपयोग है इसका, वो बैंक म्यूचुअल फंड की जो रेपो या उधार दरों को तय करेंगे। ये 3 कार्य इन म्यूचुअल फंड्स के लिए इन 3 कार्यों का उपयोग किया जाएगा। और इसी के साथ हमारी जो आज की करंट अफेयर्स की क्लास है वो समाप्त होती है। थैंक यू।